हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया होंगे आई होप। तो हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के 4 लेक्चर कंप्लीट किए, जिसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, एंड द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने उसका प्रूफ भी देखा। तो हमने आपको कुछ टिप्स भी बताई थी कि किस किस बेसिक कंडीशन में या ऐसी वो कौन सी यूजफुल कंडीशन है जहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ और इजी हो जाता है लगाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने के लिए। तो उसी को टिप्स को यूज करते हुए, उसी की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 पार्ट 5 ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। और जो हम आज का जो लेक्चर बेसिकली रहेगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड रहेगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा आज का एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब मैंने आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बायोट-सावर्ट लॉ से जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो सबसे पहले आपको क्या किया था, पूरे एक बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से इंटीग्रेशन किया, फिर आपने लास्ट में काफी सारी स्टेप्स के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड किया। उसमें हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे, तो काफी लेंथी हो गया था। बट एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप बहुत इजीली हार्डली 3 to 4 स्टेप्स के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका यूज है बेसिकली कि कम स्टेप्स में, शॉर्ट में आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मान लीजिए या कंडक्टर मान लीजिए, तो अब यहां पर हम वायर लिखते हैं। तो यू हैव अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। What you have to find? You have to find the magnetic field due to infinite long straight current carrying wire. So first of all, you have to take a straight wire like this. This is a straight wire, and in this case, we assume that current is flowing in upward direction, and you have to find the magnetic field at any point. Suppose choose any point. This point is P, and at this point, you have to calculate the magnetic field due to this infinite long straight wire. So how can you find it? According to Ampere circuital law, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पर क्या लेना होता है सर? पहली स्टेप क्या बताई थी? एम्फीरियन लूप लेना होता है। तो टेक एम्फीरियन लूप। तो ये आपने क्या एज्यूम कर लिया बेटा? एक एम्फीरियन लूप एज्यूम किया। ठीक, अब जरा इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज और कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रही है तो हमने लूप भी इस डायरेक्शन में लिया है। ठीक, ये हमारा एम्फीरियन लूप है जिसका रेडियस कितना मान लीजिए बेटा आप? आर मान लीजिए। ठीक, आर इस लूप का रेडियस है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसेंट्रिक सर्कल चलती है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? बताओ जरा सर। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग, या आप चेक करेंगे तो इस करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चल रही है जो आपने लूप कंसीडर किया है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आ रही बात? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है आपने लूप भी उसी डायरेक्शन में लिया है। देखिए, लूप अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट का सेंस किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। इस वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या लेंगे बेटा आप? पॉजिटिव लेंगे। आपको बताया था मैंने, करंट हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं डिपेंड ऑन द जो आप लूप की डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो आपने लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज असाइन करिए। जब आप एंटी क्लॉकवाइज असाइन करेंगे, थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। करंट भी किधर जा रहा है बेटा आपका? ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वजह से ये करंट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहां पर सर हम एक छोटा सा लेंथ लेते हैं जिसको हम स्मॉल एलिमेंट कहते हैं। ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL, दिस इज स्मॉल एलिमेंट DL। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्मॉल लेंथ की डायरेक्शन बताइए कैसी है सर? थीटा कितना बन रहा है इस केस में? 0 डिग्री। देखिए बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी की डायरेक्शन है और DL की डायरेक्शन भी यही है, इसलिए थीटा कितना होगा?
0 होगा। अब हम कहते हैं अप्लाई ACL एम्फियर सर्किटल लॉ। क्या होती है एम्फियर सर्किटल लॉ सर? B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, यही होती है हमारी एम्फियर सर्किटल लॉ। ओके, डॉट हटाते हैं, क्या आता है बेटा सर? कॉस थीटा आता है। थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको सर? 0 डिग्री है। थीटा किसके बीच में? B और DL के बीच में। थीटा अगर 0 हो गया तो आपके पास क्या होगा? cos 0 की वैल्यू 1, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास सर? BDL बचेगा। किसके इक्वल? म्यू नॉट आई नेट के इक्वल। एक काम करते हैं, यहीं पे हम B को क्या कर लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं, एक स्टेप फालतू में नहीं लिखनी होगी। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DL? सर DL को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सर ये जो आपने लूप कंसीडर करी है, इसका रेडियस R है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ 2 पाई r। कितनी लेंथ होगी बेटा? 2 पाई r विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट की बात करें तो यहाँ पे एक ही करंट फ्लो रहा है, तो अब आपको आई नेट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट में लिख लीजिए आई नेट, बाकी सब सिंपली आप आई करंट लिखते हुए चलिए। ठीक है, अब आपके पास B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इस एक्सप्रेशन को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप 2 से बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा आपके पास? बोलो सर। म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r। ये एक्सप्रेशन भी किसका है सर? मैग्नेटिक फील्ड का है। ये एक्सप्रेशन भी किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, ये इसलिए किया इजी हो जाएगा क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई से 4 पाई इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम जनरली इस फॉर्म में रखते हैं। ठीक, बट इस फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, कोई कंपलसरी नहीं कि उसी फॉर्म में कर। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है बस। तो देखिए हमने यहाँ पे हार्डली 3 स्टेप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली, लेकिन जब हमने बायोट-सावर्ट लॉ यूज किया था तो काफी सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ी थी। इसलिए एम्फियर सर्किटल लॉ क्या होता है बेटा? हमारा हेल्पफुल होता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। आपके पास एक लॉन्ग सिलेंडर है, सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, तो आपको एक लॉन्ग सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिलेंडर बनाएंगे। ये कुछ इस टाइप से आपने क्या ले लिया बेटा? सिलेंडर ले लिया। ठीक, ये सिलेंडर की क्या है बेटा? एक्सिस है। इस सिलेंडर का रेडियस कितना मान लीजिए? r मान लीजिए। और यहाँ पे करंट फ्लो कितना हो रहा है बेटा? I करंट फ्लो हो रहा है। अब पहले हम इस सिलेंडर की बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? आउटसाइड चेक कर रहे हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, फर्स्ट जो हम केस लेके चल रहे हैं आउटसाइड, तो अगेन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर वहां पर तो हमको एम्फीरियन लूप लेना होता है। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम बोल सकते हैं आप P। ठीक, और इसकी एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लीजिए बेटा? R। क्या बोला मैंने? इस सिलेंडर की एक्सिस से ये जो P पॉइंट पे आप जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है? R है। तो इसका मतलब इस केस में R क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन कैपिटल R। ये जो R है ये ग्रेटर है किससे? कैपिटल R से। ये R क्या था? सिलेंडर का रेडियस, और ये R वो पॉइंट है जहां पर आप सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेटा बताएं क्या लेते हैं? सर एक एम्फीरियन लूप लेते हैं जिसका रेडियस कितना है? R है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B चेक करी हमने, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और छोटा सा क्या लेते हैं बेटा? DL लेते हैं। B और DL की डायरेक्शन क्या है? लगाओ फटाफट। B डॉट DL क्या होता है? म्यू नॉट I होता है सर। ठीक है, डॉट हटाएंगे क्या आएगा बेटा? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। क्या बचा?
म्यू नॉट आई, बी को बाहर लिखा, cos 0 की वैल्यू 1, किसको इंटीग्रेट करेंगे, dl को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई r विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मिल रही है। ये एक्सप्रेशन है और यहाँ से हमारा रिलेशन कैसा रहा है, इनवर्स। इसका मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे, मतलब दूर जाते जाएंगे, ये जो पॉइंट कंसीडर किया है इस सिलेंडर से जितना दूर होता जाएगा सर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रिलेशन चेक कर रहे हैं आप, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो उसमें दो केस पॉसिबल होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, देयर आर टू पॉसिबल केसेस। एक हॉलो सिलेंडर है, अगर हमारे पास अंदर से खोखला सिलेंडर है, हमारे पास सिर्फ जो करंट फ्लो रहा है उसके सरफेस पे फ्लो हो रहा है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, कि अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर कोई करंट नहीं है, उस मेटल शीट के ऊपर करंट है, सपोज करो मेटल का है तो सिर्फ उसकी शीट पे करंट है, तब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर आपने कोई सॉलिड सिलेंडर ले लिया जिसके अंदर भी करंट चल रहा है, तब क्या होगा। तो दोनों केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती है। तो पहले हम इसको रख कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड, और इनसाइड में भी दो केस। ठीक, इस डायग्राम को भी रफ कर देते हैं। अब इनसाइड वाला डायग्राम देखेंगे हम। ओके, तो अगेन सिलेंडर, ये एक्सिस, ये करंट। अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर, बट केस कैसा है, हॉलो है। सिलेंडर कैसा है बेटा, हॉलो सिलेंडर है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हॉलो सिलेंडर अगर है आपके पास और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो आपने एक इनसाइड में क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है, और उस पॉइंट पे क्या करना है सर, उस पॉइंट पे हमें एक इन्फिनिट लूप लेना है। इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर मान लीजिए आप। अब ये आपने जो लूप कंसीडर किया है, ये जो आपने एक एम्फीरियन लूप कंसीडर किया है, क्या इसके अंदर कोई करंट चल रहा है, क्या होता है बी डॉट डी एल सर, बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई नेट। जो करंट एनक्लोज्ड है, इस लूप के अंदर जितने भी करंट है उनका सम। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट चल रहा है, अगर ये हॉलो सिलेंडर है, करंट जो सिर्फ इसके शीट्स पे चल रहा है, तो क्या इस लूप के अंदर कोई करंट होगा। सर आपका आंसर क्या होगा, सर कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट तो इसके सरफेस पे चल रहा है। ठीक है, जब करंट इसके सरफेस पे चल रहा है और आपने एक अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया सिलेंडर के, इस लूप के अंदर तो कोई करंट एनक्लोज ही नहीं कर रहा है। इफ नो करंट एनक्लोज, देन इट मींस बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू इनटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। देन सर बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है अगर इफ द सिलेंडर इज हॉलो। ठीक, समझ में आ गई बात। ये कंडीशन क्लियर, इसमें कोई डाउट कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि सर आपने एम्फिनिट लूप लिया, इसके अंदर तो कोई करंट चल ही नहीं रहा है, करंट तो इसके सरफेस पे चल रहा है, तो इट डू नॉट एनक्लोज एनी करंट, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब सिलेंडर अगर सॉलिड होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, हम किसकी बात करेंगे बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। इफ द सिलेंडर इज सॉलिड, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द सिलेंडर इज सॉलिड, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, बताएं जरा। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, अगेन B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। अब एक बात बताएं मेरे को, अब सिलेंडर सॉलिड है, मतलब पूरे सरफेस जो पूरा एरिया है, उस सिलेंडर का जो भी अंदर का पूरा सरफेस एरिया है, उसके अंदर भी क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। अब ये नहीं करंट सिर्फ इसके सरफेस पे चल रहा है, करंट अंदर भी मूव कर रहा है, जो भी इसका सरफेस एरिया है उसके अंदर भी करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब क्या करेंगे इस केस में, ध्यान समझना इस चीज को। B डॉट डी एल लूप लिया हमने, इस लूप में भी क्या होगा बेटा, करंट एनक्लोज होगा। क्यों, क्योंकि अंदर भी करंट चल रहा है। अब करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर भी करंट चल रहा है। अगेन B डॉट डी एल हटाएंगे, क्या आएगा बेटा, cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। DL को इंटीग्रेट करेंगे,
dl को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, बोलो सर, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर आएगा। अब सारा खेल जो है वो आई नेट का है, सारा खेल किसका है बेटा, आई नेट का। आपने देखो वही सारी स्टेप फॉलो करिए, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई नेट हो गया, ठीक है। डॉट आया कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन चेक करेंगे। जो भी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है इसके अंदर उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं जनरली हम, 0 डिग्री, आता भी 0 ये बेसिकली। तो cos 0 की वैल्यू 1, बी डॉट डी एल, डॉट हट गया डीएल को हमने इंटीग्रेट कर दिया 2 पाई आर म्यू नॉट आई नेट। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आई करंट है जो इसके अंदर एनक्लोज होगा वो कितना होगा। ध्यान समझना इस चीज को। पहले केस में क्या था, करंट सरफेस पे था, अंदर कोई करंट था नहीं, हमने मैग्नेटिक फील्ड 0 बता दी। अब करंट अंदर भी चल रहा है तो मुझे अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैंने एक लूप एनक्लोज किया। इस लूप के अंदर करंट चल रहा है, इस लूप में करंट एनक्लोज हो रहा है, वो करंट कितना होगा। समझ में आ रही बात। अंदर करंट 0 नहीं है, अब पूरे सरफेस एरिया को कवर कर रहा है अब करंट, ठीक है। जो भी सिलेंडर का सरफेस एरिया उस पूरे में करंट चल रहा है। इसका मतलब सर आई नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या होता है सर, पहले जो भी टोटल करंट है उसके इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, जो भी करंट चल रहा है, जो भी हमारे पास टोटल करंट है, इसका रेडियस कितना है r, तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया जो कवर करेगा पूरे करंट को वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो करंट है ये तो करंट पर यूनिट एरिया आ गया। दिस करंट इज कॉल्ड करंट पर यूनिट एरिया और यू कैन सी दैट सरफेस एरिया। अब बताएं मेरे को, हमें तो सर जो आपने ये पी पॉइंट कंसीडर किया है इसके लिए करंट चाहिए, तो इसके लिए करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पर यूनिट एरिया करंट मालूम है और आपको इतना सरफेस एरिया जो कवर हो रहा है इस लूप को एनक्लोज करते हुए, वो सरफेस एरिया कितना होगा सर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड दे दिया। यही तो होता है, पहले आपने पर यूनिट एरिया करंट निकाल लिया, फिर जिस सरफेस एरिया में करंट आप जो एनक्लोज करवा रहे हैं वो अगर फाइंड करना है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, आई डैश मिल जाएगा। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आई डैश की वैल्यू क्या हो गई, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई नेट की वैल्यू क्या रखेंगे सर, आई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बी फाइंड करना था तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर अपॉन में जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हैं आप, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, सिंपली एक आर बचेगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुई। इस एक्सप्रेशन से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the expression of magnetic field due to a long cylinder, but you have to find the magnetic field in this case inside the cylinder. ठीक है, तो हम inside outside, but ध्यान रखना outside में एक ही एक्सप्रेशन आएगा। outside का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आया था ना फॉर्मूला। अब इसमें चेक करें क्या हो रहा है, यहां पे स्मॉल आर और बी की रिलेशन चेक करो। यहां पे बी और आर कैसे आ रहा है बेटा, डायरेक्टली आ रहा है, और यहां पे बी क्या आ रहा था बेटा, इनवर्सली आ रहा है। इसका मतलब अगर जैसे जैसे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे आप, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन जब आप अंदर चेक करेंगे, अगर अंदर वाली डिस्टेंस को बढ़ाएंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात। तो इसका एक ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से। देखिए ये पॉइंट है B इनसाइड इज इक्वल्स टू B आउटसाइड। मतलब जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाए बेटा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाए, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। अभी मैंने बोला B और R क्या हो रहा है बेटा, B और R की रिलेशन डायरेक्टली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब कहाँ पे आ गए आप, सरफेस पे आ गए, सिलेंडर के सरफेस पे। और जब सिलेंडर के सरफेस से और आगे जाएंगे तो बाहर चले गए आप, और जब बाहर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
इस पॉइंट को हम बोलेंगे सरफेस पे आ गए। सरफेस का मतलब स्मॉल आर किसके इक्वल, कैपिटल आर के इक्वल, तो वहां पर बी इनसाइड किसके इक्वल, बी आउटसाइड के इक्वल, और यहां पर इसके बाद हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये इसका ग्राफ है, ये आना चाहिए आपको बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे अब हम सोलेनॉइड, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सोलेनॉइड। इसके बाद हमारी एक एप्लीकेशन और बचेगी जिसका नाम है टॉरॉइड, एंड सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड इज अ टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एज पर एज योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इस पर बेस्ड एमसीक्यू बन सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था सोलेनॉइड क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एक मार्कर देख रहे हैं, ठीक, और आप एक वायर लीजिए, और इस वायर को इस मार्कर के ऊपर इस तरीके से बाउंड कर दीजिए, ठीक। तो ऐसे लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे, तो आपको जो शेप मिलेगी उस वायर की, उस शेप को हम बोलते हैं हेलिक्स, और यहां पे उसको हम नाम देते हैं सोलेनॉइड। क्या नाम देते हैं बेटा, सोलेनॉइड। सिंपल, एक वायर लिया, ऐसे बाउंड करते गए करते गए करते गए करते गए, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म हो गया। तो एक साइड से करंट को एंटर कराना है और उसके नेक्स्ट साइड से करंट क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस शेप को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सो व्हाट इज सोलेनॉइड, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग टर्न्स ऑफ वायर विच इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, in the form of helix, in which whose diameter is very small as compared to the length of the solenoid। इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं आपको। देखिए क्या 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 बोला मैंने, एक मार्कर या कुछ भी एक अंदर एक कोर ले लो और इस कोर के ऊपर क्या कर दो, वायर को इस तरीके से लपेट दो और वापस उस कोर को हटा दो, तो जो आपको शेप मिलेगी उस शेप को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो मैं यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, it consists of large number of insulating turns of copper wire, जनरली हम कॉपर का यूज करते हैं, large number of insulating turns of copper wire closely, बहुत पास पास रखते हैं जनरली हम, closely wound in the form of helix, wound in the form of helix, इस शेप को हम हेलिक्स कहते हैं, ठीक। whose diameter is very small, whose diameter is very small as compared to the length of the solenoid। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए ये आपने एक सोलेनॉइड लिया, ये इस तरीके से आपने वायर को क्या कर दिया, काफी सारे टर्न्स दे दिए यहाँ पर, ठीक। एक साइड से करंट को क्या करा दिया आपने, एंटर, और एक साइड से करंट क्या हो गया हमारा, नी हो गया। तो इसका जरा डायमीटर चेक करो जरा इसका बेटा, ये इसका डायमीटर है, क्या है बेटा, ये इसका डायमीटर। This diameter is very small as compared to the length of the solenoid. This diameter is very small. This diameter is very small as compared to the length of the solenoid. So what is solenoid? It consists of large number of insulating turns. किसके, कॉपर वायर के, क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इस शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। देखिए आगे भी जा रहा है, सर्कुलर पाथ में भी घूमते जा रहा है। एक सर्कल, एक पूरा लूप बना, फिर आगे गया, फिर एक लूप बना, फिर आगे गया, फिर एक लूप बना, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। एंड हुज डायमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अब इसमें हम कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। जनरली अभी तो एमसीक्यू पैटर्न हो गया आप लोगों का, लेकिन जनरली काफ़ी बार इसमें आपको बोर्ड में इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव, इसका जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ड्राइव करने के लिए कई बार आया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सोलेनॉइड एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन। ये क्वेश्चन कहीं बार बोर्ड में
आया है। बट अब तो क्या हो गया सर, एमसीक्यू तो अब बोर्ड क्या करेगा, इसी टॉपिक में से क्या बनाने की कोशिश करेगा, एमसीक्यू। तो अगर हमारा टॉपिक जितना अच्छा होगा हम उसके एमसीक्यू इजीली सही कर पाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अगर आपको एमसीक्यू करेक्ट करने हैं तो बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, थ्योरी जितनी ज्यादा डीप में होगी, उतने ज्यादा आप एमसीक्यू क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज एमसीक्यू में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने अगर चैप्टर को प्रॉपर नहीं पढ़ा है, हार्डली ऊपर ऊपर से पढ़ के गए आप, तो एमसीक्यू फिर तो भूल जाइए बेटा आप, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, नया पैटर्न है, सीबीएसई कितने टफ लेवल डालती है एमसीक्यू के या इजी डालती है। इट डिपेंड ऑन द कोविड सिचुएशन कि उस टाइम कोविड कितना रहता है ना। और आप लोग तो प्रे करेंगे सर कोविड बढ़ जाए एकदम, है ना, टर्म 1 भी कैंसिल हो जाए हमारे, फिर टर्म 2 में देखेंगे, फिर टर्म 2 में 4th लेयर आएगी, फिर आप सोचेंगे सब बढ़िया है। इस बार भी बोर्ड ने कैंसिल कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बोर्ड पूरा प्रिपेयर कर चुका है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो वो जब तक काफ़ी सारे जो हैं तरीके हैं वो यूज़ करेगा और सोच भी रहा होगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं हम। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ये मत सोचिए कोविड ज़्यादा हो जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं होंगे इस साल की तरह, बट ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक सोलेनॉइड बता रहे हैं आपको। ये हमने एक सोलेनॉइड लिया, ये देखिए इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे आपने करंट को एंटर करा दिया और यहाँ करंट बाहर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज कर रहे हैं अभी हम, ठीक। अब इसमें दो चीज़ समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको। एक होता है स्मॉल एन और एक सिंबल होता है कैपिटल एन। अब ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन क्या होता है, तो स्मॉल एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपसे कोई स्मॉल एन की वैल्यू पूछता है तो आप इसको क्या बताएंगे, एन बाई एल। क्या बताएंगे बेटा, एन बाई एल। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। इस यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो स्मॉल एन। बट जब आपसे कैपिटल एन पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, एन इंटू एल। तो टोटल, यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। और जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने होंगे तो स्मॉल एन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सर एल से मल्टीप्लाई करना है। ये दो फॉर्मूले बहुत काम किए बेटा आपके, ठीक है। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको कैपिटल एन फाइंड करना है कि इस लेंथ में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसको स्मॉल एन से एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिक डिफरेंस स्मॉल एन और कैपिटल एन का मालूम पड़ गया। पर यूनिट लेंथ अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स निकाल रहे हैं तो स्मॉल एन, सिर्फ आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल रहे हैं तो एन इंटू एल करना है बेटा। समझ में आ गई, स्मॉल एन कैपिटल एन में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं इसके दो सोलेनॉइड को अगर सपोज करो मैं बीच से काट दूं, है ना, अगर मैं सोलेनॉइड को बीच से काट दूं तो आपको देखेंगे इसमें क्या देखे, सारी लूप ही तो है बेटा ये। तो एक साइड करंट आ रहा है और एक साइड करंट जा रहा है। एक साइड करंट एंटर हो रहा है और एक साइड से करंट जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो ऐसी अगर लूप है आपके पास, ये काफी सारी लूप है, तो एक साइड से करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और फिर एक साइड से करंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही बेटा। ये लूप ऐसे नहीं, ये लूप ऐसे हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर अगर करंट क्या हो रहा है आपका, बाहर की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट एंड से देखेंगे आप, तो इसके नेक्स्ट एंड से करंट क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, नेक्स्ट एंड से देखेंगे तो करंट क्या हो रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है। यहां से बाहर आया करंट, फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से करंट बाहर आया, अंदर गया। तो यहां पर आपको मालूम है, अगर आपको करंट बाहर की तरफ शो करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर जाती है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये डॉट किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हम करंट के लिए। करंट जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये करंट किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस किसके लिए यूज करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन। क्रॉस किसके लिए यूज करते हैं बेटा, इनवर्ड। डॉट किसके लिए यूज करते हैं,
आउटवर्ड के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक करंट हमारा बाहर की तरफ, फिर ऐसे घूम के करंट हमारा अंदर की तरफ। तो करंट ऐसे बाहर की तरफ गया, फिर अंदर, फिर बाहर की तरफ गया, फिर अंदर, फिर बाहर की तरफ गया, फिर अंदर। इस तरीके से हमारा करंट चल रहा है, ठीक है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे, हर एक लूप की वजह से, हर एक लूप की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगी। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बेटा कैसी मिलेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास मेथड है राइट हैंड थंब रूल, उससे हम चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी हमको? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर जब आप जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जब आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी क्लॉकवाइज। कैसी मिलेगी बेटा? क्लॉकवाइज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक। अब ये बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना लूप कंप्लीट कर रही है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी कुछ। समझ में आ रही बात? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, एक सारी मैग्नेटिक फील्ड जब चेक करेंगे तो सबकी डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के वापस ऐसे लूप बनेगी अपना, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चल रही है तो कुछ इस टाइप से ही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्लॉकवाइज होने के बाद यहां से ऐसे चलेगी, ये फिर क्लॉकवाइज होने के बाद यहां से ऐसे चलेगी, फिर ये क्लॉकवाइज होने के बाद यहां से ऐसे चलेगी। तो आप देख सकते हैं ये सोलेनॉइड को जो आपने दो पार्ट में शो किया मैंने, एक करंट अंदर की एक तरफ, एक करंट बाहर की तरफ, एक करंट अंदर की तरफ। लेकिन सोलेनॉइड के बीच में, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? सर सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? देखो यूनिफॉर्म है। सबकी डायरेक्शन कैसी है? स्ट्रेट है। और जब सबकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं आप सोलेनॉइड का, कि जो ऊपर वाला जो हमारा जो करंट है जो बाहर की तरफ शो कर रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? क्लॉकवाइज, ठीक। और जब क्लॉकवाइज से यहां घूम के जाएंगी तो ये भी अंदर की तरफ इसी डायरेक्शन में जा रही है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज से अपना लूप कंप्लीट करेंगी ये भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो आप लिख सकते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म, स्ट्रेट, ठीक। स्ट्रेट होती है, यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रांग होती है। और आपको मालूम भी है सोलेनॉइड हम जनरली किस लिए यूज करते हैं? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं। 10th क्लास में पढ़ा था, एक आयरन कोर अगर इसके अंदर रख देते हैं तो क्या होता है? वो मैग्नेट बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के यूज लेकर के आप क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट। बट अगर आपसे बोले सर कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो जब आप सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखें, सबकी डायरेक्शन सेम है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं, या फिर बोल सकते हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? कैंसिल आउट। अगर ये सोलेनॉइड बहुत पास होगा, बहुत पास होगा, तो ये 100% कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस है इनके बीच में तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक देखी जाती है, वो प्रॉपर कैंसिल नहीं हो पाती है। अगर गैप ज्यादा है, अगर ये गैप बहुत कम है इनके बीच में, इनके टर्न्स के बीच में, तो हम ये देखते हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक और जीरो। इट डिपेंड्स ऑन द हाउ क्लोज द टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड्स आर देयर, ठीक। If these turns are very close to each other, then the magnetic field is zero. If these turns are not very close, it has some gap, then it, in this case, so magnetic field is very weak. But strong magnetic field तो आपको याद रखनी कहाँ होती है? Inside the solenoid। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होता है?
कैंसिल आउट हो जाती है। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सबकी डायरेक्शन सेम, ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड हमको 0 देखने को मिलती है। बट द कंडीशन इज दैट द टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अब हम एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे expression of magnetic field due to solenoid at axial line. Okay, next we discuss the expression of magnetic field at axial line due to solenoid. ठीक, ओके, तो अभी हमने क्या बनाया था बेटा? सर आपने यहां पर करंट शो किया था, कैसा? क्रॉस या डॉट? सर डॉट। और इसके नीचे हमने कैसा करंट दिया था? जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रही थी? सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, देखिए थंब क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चल रही है? बीच में देखो जरा, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां पर हमें क्या लेना है सर? एक एम्फीरियन लूप लेना होता है जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज लेट अस टेक rectangular amperian loop PQRS। ये हमने क्या लिया बेटा? एक रेक्टेंगुलर एम्फीरियन लूप लिया PQRS whose length is capital L। तो आपने PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, ठीक, और जिसकी लेंथ कितनी मान ली बेटा आपने? L मान ली। ठीक है, ओके, लगाइए बेटा अप्लाई। क्या अप्लाई करना है? ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होती है एम्पियर सर्किटल लॉ? सर आपको पता है, मेरे को भी पता है। B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जरा B.dl चेक करें, लाइन इंटीग्रल ऑफ चेक करें मैग्नेटिक फील्ड का। आपने एक लूप लिया है रेक्टेंगुलर शेप में PQRS। तो जो क्लोज पाथ आएगा वो कैसा आएगा? P से Q, Q से R, R से S। आपको इस PQRS पूरे को इंटीग्रेट करना होगा। तो क्या एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? P से आप डायरेक्ट P से P डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे? इसको पार्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहले आप क्या करेंगे? P से Q के लिए, P से एक मिनट बेटा, इसकी थोड़ी सी जो दूरी है उसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बेटा आप? B.dl पहले करेंगे P से Q के लिए, प्लस P से Q के बाद देखिए क्या जा रहे हैं? P से Q के बाद Q से R जाएंगे आप, फिर Q से R जाने के बाद R से S जाएंगे आप, फिर S से P जाएंगे। लूप कंप्लीट। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए B.dl यही बता देता हूं मैं आपको सिंपल। B.dl P से Q चलो जरा। तो देखिए ये आपको लेंथ है, ये आपकी लेंथ है P से Q की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 cos 0 1 हो गया। सिंपली बचा B.dl। B को बाहर लिखेंगे, dl को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी? L है। तो आपको क्या मिलेगा? BL। यहां स्टेप में लिख के दिखा देता हूं आपको। देखिए B.dl cos 0 क्या होता है? B को बाहर लिखा, क्या बचा? dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? L आएगा। सर टोटल लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की? L। तो ये क्या बचा आपके पास? BL बचा। तो दिस इज BL। ठीक है, अब देखिए Q से R की बात करो, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और Q से R ये आपकी जो ब्रेड्थ है वो इस डायरेक्शन में। सिंपली लेंथ बोलिए, लेंथ किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी लेंथ, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो P से Q के लिए कितना मिला हमको? वैल्यू कितनी मिली? BL।
Q से R के लिए वैल्यू कितनी मिली 0, और R से S के लिए वैल्यू कितनी मिलेगी अब बताओ मेरे को, R से S। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ रही बात? आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत वीक होती है या फिर 0 होती है। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बी की वैल्यू 0 होती है। समझ में आ रही बात? सिंपली अगर हम बात करें तो आपने जो लूप कंसीडर किया करंट तो है, बट बाहर मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, करंट की वैल्यू से मतलब नहीं, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ही बता रहे हैं सीधा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होती है सोलेनोइड के 0। तो आप लिख सकते हैं इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा 0। तो आप क्या लिखेंगे, आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इस केस में क्या लिखेंगे, थीटा कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री, थीटा 90 होने की वजह से cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब P से S जाइए, अब क्या होता है S से P जाइए सर, अगेन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, और S से P हमारा ये डायरेक्शन है, कितना एंगल बन रहा है अगेन 90 डिग्री। तो इस केस में कितना एंगल बन रहा है सर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसके लिए भी हमें कितना इंटीग्रेशन मिला 0। तो जब हमने PQRS को इंटीग्रेट किया तो सिर्फ हमें P से Q के लिए वैल्यू मिलेगी BL, बाकी जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन है हमारे Q से R, R से S, S से P के लिए, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको 0 मिलेगी बेटा। समझ में आ रही बात? तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, B डॉट DL PQRS के लिए क्या लिख सकते हैं वैल्यू BL। इस स्टेप के बाद ये सारी स्टेप करनी है, इस स्टेप के बाद आपको फिर ये वाली स्टेप नोट करनी है बेटा, ठीक है। तो B ये सारी स्टेप BL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सिर्फ क्या बचा BL। तो यहाँ आ गया आपके पास BL किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू आई नेट, आई नेट मतलब टोटल करंट। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाउ कैन यू फाइंड द टोटल करंट, कैसे आप टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो टोटल करंट निकालने के लिए करना क्या है आपको, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सर पता है हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, N इंटू L होता है। हाउ कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बताया था मैंने आपको, N इंटू L कर दीजिए, क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखिए और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू L, व्हाट इज N इंटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I, इस L से ये L कैंसिल आउट हो गया, तो B किसके इक्वल आ गया म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका एक्सप्रेशन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और स्मॉल n की वैल्यू अगर पुट करना चाहें आप तो क्या होगी सर, n बाई एल होगी। तो कैपिटल N बाई टर्म के L में, अगर कैपिटल N के टर्म में एक्सप्रेशन देखें तो n बाई एल इंटू आई, अगर स्मॉल n के टर्म में एक्सप्रेशन देखेंगे तो म्यू नॉट Ni। स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, बताया था मैंने आपको, कैपिटल N बाई एल, और कैपिटल N की वैल्यू क्या होती है n इंटू एल। तो जब हमने n इंटू एल किया तो यहां से L से L कैंसिल आउट हुआ, तब जाके एक्सप्रेशन क्या आया म्यू नॉट Ni, और ये B इक्वल्स टू कितना जाएगा म्यू नॉट Ni बाय एल, ये कैपिटल N के टर्म में, ठीक है। डिफरेंस क्या है कैपिटल N स्मॉल n में, पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो n इंटू एल, इतना सा डिफरेंस है। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं आप, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है, हाफ रह जाती है। सोलेनोइड के अगर आप एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये एक एंड दिख रहा है, ये एक एंड दिख रहा है आपको, तो एंड्स पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं तो वो एग्जैक्टली कितनी मिलती है आपको, हाफ मिलती है। सो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी हाफ एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। तो ये था हमारा टॉपिक सोलेनोइड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ देखने को मिलती है, इनसाइड द सोलेनोइड, बाहर क्या होती है 0 होती है। एक्सप्रेशन याद रखेंगे म्यू नॉट Ni होता है स्मॉल n, कैपिटल N में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फटाफट अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है टोरॉइड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा बेटा टोरॉइड। ओके, लास्ट है बेसिकली ये एप्लीकेशनों में, सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने कवर कर ली, एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ACL इज टोरॉइड।
So what is toroid? Toroid is nothing. It is also, you can say that it is a endless solenoid. It is a endless solenoid. ये solenoid था आपका, इसको दोनों पकड़ के ऐसे घुमा दिया मैंने. किस शेप में लिया है? मैं रिंग शेप में लिया है, एक सर्कुलर शेप में लिया है. जब किसी एक सोलेनॉइड को एक सर्कुलर शेप में लेके आ जाते हैं आप, तो उसी को आप क्या कहते हैं? Toroid. So toroid is a ring-like structure having large number of turns of wire or insulating wire in the form of circular turns. ठीक है, किस फॉर्म में होता है? एक सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में होता है, एक रिंग शेप में होता है. ठीक है, और यू कैन से दैट इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड. क्या कह सकते हैं इसको आप? इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड. सिंपली अगर टॉरेड बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? इट इज अ एंडलेस, इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड. ये एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है. ठीक, और सिंपली इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर और रिंग टाइप स्ट्रक्चर. It is a ring type structure. ठीक, having large number of insulating turns, having large number of insulating turns. बस खत्म बात. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और किस शेप में होता है? रिंग टाइप में होता है. इसको हम क्या कहते हैं? टॉरॉइड. ठीक है, सपोज करो ये एक सर्कल है और इस पर क्या कर दिया हमने? ये किस शेप में लिया है इसको? किस शेप में बेटा? ये एक रिंग शेप में. किस शेप में? एक रिंग शेप में. ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं. अभी मैंने बोला ना, ये सोलेनॉइड के ऊपर आपने क्या किया था? हेलिक्स के फॉर्म में आपने क्या किया? टर्न्स दिए थे. अब इसी को क्या किया आपने? इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे घुमा दिया आपने. तो ये शेप कैसी होगी? रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, और इसका कोई एंड नहीं होगा. पूरा घुमा दिया आपने इसको, तो इसका कोई एंड नहीं होगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉरॉइड. अब टॉरॉइड में भी क्या फाइंड करना होता है हमको? सर एक्सप्रेशन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन. किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. और मैं बता देता हूं आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए होती है, सेम मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के लिए होती है. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए और टॉरॉइड के लिए बोथ आर सिमिलर. इसका हम अभी प्रूफ भी देख लेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए टॉरॉइड के लिए हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं. एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस टॉरॉइड के सेंटर पर. एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने टॉरॉइड के अंदर, बिटवीन द टॉरॉइड और इनसाइड द टॉरॉइड. कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? इनसाइड द टॉरॉइड. जैसे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, इसी तरह आपने देखा इस टॉरॉइड के अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया आपने, क्यू पॉइंट. वहां पर मैंने एक एम्फीरियन लूप लिया. जो आपने सेंटर पे जो एक पॉइंट कंसीडर किया है, उसका जो रेडियस है वो r1 है. जो आपने इस टॉरॉइड के अंदर आपने जो एक पॉइंट कंसीडर किया है, उसका रेडियस r2 है. और एक पॉइंट में इस टॉरॉइड के बाहर करता हूं, तो ये हो गया P, ये पॉइंट हो गया आपका Q और एक पॉइंट हो गया आपका S. और इसका जो रेडियस मान लेंगे आप, कितना मान लेंगे? R3. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्या किया आपने? बोलो क्या किया आपने? 3 पॉइंट कंसीडर किए. एक सेंटर ऑफ द टॉरॉइड, एक बिटवीन द टॉरॉइड, या फिर से यू कैन से दैट इनसाइड द टॉरॉइड. नॉट बिटवीन, यू कैन से इनसाइड द टॉरॉइड. तो आपने एक सेकंड पॉइंट लिया इनसाइड द टॉरॉइड, एंड द थर्ड पॉइंट इज आउटसाइड द टॉरॉइड. आउटसाइड द टॉरॉइड. ठीक है, ओके. इन तीनों पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. एक इनसाइड, एक आउटसाइड और एक सेंटर. ठीक, अब मेरे को बताओ, जो आपने ये सेंटर पर लूप कंसीडर किया जिसका रेडियस r1 है, सपोज करो यहाँ पे लूप कंसीडर किया, इस लूप के अंदर कोई करंट चल रहा है क्या? ये कौन सा पॉइंट है? टॉरॉइड का सेंटर वाला पॉइंट. ये कौन सा पॉइंट है? इनसाइड द टॉरॉइड. ये कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड द टॉरॉइड. तो मैं पूछता हूं आपसे, पहले मैं लूप 1 में लगाता हूं अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ एट लूप 1, जिसका रेडियस कितना था? r1 था. अब बताएं आप मेरे को, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है? सर B.dl. dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 2πr1 आएगा. किसके इक्वल? म्यू नॉट आई नेट के इक्वल. अब मेरे को बताओ जरा देखकर, ये टॉरॉइड है, या आपने लूप एनक्लोज किया, इस लूप के अंदर कोई करंट जा रहा है क्या? इस लूप के अंदर कोई करंट एनक्लोज हो रहा है? नो सर, इस लूप के अंदर कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है. तो आप क्या लिखेंगे? नो करंट एनक्लोज इन दिस लूप. नो करंट एनक्लोज.
जब कोई करंट एनक्लोज ही नहीं हो रहा तो आई नेट की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो आप बोलेंगे एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइड, एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब सेकंड निकाल रहे हैं हम आउटसाइड द सोलेनोइड। क्या निकाल रहे हैं बेटा, आउटसाइड द, सॉरी सोलेनोइड नहीं, आउटसाइड द टोरॉइड। ये बाहर वाले, अभी मैं इस सेकंड वाले लूप की बात नहीं कर रहा, अभी मैं लूप थर्ड की बात कर रहा हूं, है ना। तो आउटसाइड द टोरॉइड लूप कौन सा लिया बेटा हमने, थर्ड, लूप 3, ये वाला जिसका रेडियस R3 है। इसका रेडियस कितना था बेटा R1। करंट कोई एनक्लोज नहीं हो रहा इसलिए हमारी बी की वैल्यू 0 आई है। अब ये वाला जो हमारे पास आउटसाइड वाला जो लूप है उसका रेडियस R3 है, तो अगेन एम्पीयर सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट डी एल, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई R3 आएगा, अगेन म्यू नॉट इंटू आई नेट। बताएं जरा आई नेट क्या होगा। देखिए ये आपने लूप कंसिडर किया, ये इस लूप के अंदर करंट तो है, इस लूप के अंदर करंट है। आप बोलेंगे सर ये लूप आपने एम्फीरियन लूप लिया है जिसका रेडियस R3 है सेंटर से, इसके अंदर करंट एनक्लोज कर रहा है। बट अगेन जरा आप चेक करें, एक साइड से करंट क्या हो रहा है बेटा, आ रहा है, एंटर कर रहा है, और एक साइड से करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। इसका मतलब द करंट एंटर थ्रू दिस लूप इज एग्जैक्टली कैंसिल आउट द करंट लीविंग थ्रू द लूप। इसका मतलब जितना करंट लूप के अंदर एंटर हो रहा है ना, उतना ही करंट एग्जैक्टली उतना ही करंट उस लूप के बाहर की तरफ जा रहा है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर हमने एम्पीरियन लूप में साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना कि अगर सपोज करो जितना करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, सपोज करो जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट अगर बाहर चला गया तो नेट करंट इस लूप के अंदर क्या होगा, 0 हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, 0। इस केस में ऐड हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आपको लिखना है अगेन आई नेट की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, 0, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज करंट गोइंग इनटू द लूप एग्जैक्टली कैंसिल आउट लीविंग द लूप, कैंसिल आउट करंट लीविंग द लूप। जितना करंट गोइंग हो रहा है उतना ही करंट लीव हो रहा है, जितना करंट एंटर कर रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट लीव हो गया। ये टर्म्स थे हमारे पास, तो जितना करंट आया उतना करंट चला गया, जितना करंट आया उतना करंट चला गया, जितना करंट आया उतना, तो सारे टर्म्स के लिए नेट करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ओके, तो आई नेट की वैल्यू अगेन 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इस केस में बेटा, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ओके, तो हमने यहां पर 2 केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड को 0 शो कर दिया, एक एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइड एंड द सेकंड केस इज आउटसाइड द टोरॉइड। अब हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा अब इनसाइड द टोरॉइड। अब हम किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनसाइड द टोरॉइड। ओके, next is inside the toroid. Apply ACL at loop 3, sorry loop second। क्या होता है, B dot DL is equals to mu naught I net, यही होता है। डॉट हटाएंगे cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, क्या बचेगा, B DL बचेगा, किसके इक्वल, म्यू नॉट आई नेट के इक्वल। डीएल को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, 2 पाई R2 आएगा। सर यहां पर कितना रेडियस है R2 और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई R2, तो कितना हो गया 2 पाई R2। आई नेट, व्हाट इज आई नेट, टोटल करंट। हाउ कैन यू फाइंड द टोटल करंट इन दिस केस। अब आपने जो ये पॉइंट कंसिडर किया है टोरॉइड के अंदर है, टोरॉइड के अंदर ही है, तो नेट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, 2 पाई R2। ये तो क्या थी बेटा, लेंथ थी। व्हाट इज द लेंथ, 2 पाई R2। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पाई R2 से 2 पाई R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट
एन आई। यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो कैपिटल एन की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एल होती है, ठीक है। टोटल करंट निकालने के लिए क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए आपको और इनटू करंट चाहिए, तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एल, तो एन इंटू एल, एल क्या है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस, तो उस एल की जगह क्या लिखा हमने, 2 पाई r2, 2 पाई r2 से 2 पाई r2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, म्यू नॉट एन आई। यही एक्सप्रेशन आया था सोलेनोइड का। इसका मतलब सर एक चीज प्रूव हो गई, सोलेनोइड के लिए, किसके लिए, सोलेनोइड के लिए और टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर आपकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका हम जो भी इश्यूज होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। तो आज हमने देखी सारी एप्लीकेशंस ACL की, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, और कोई डाउट होता है हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में भी। थैंक यू, टेक केयर।